हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू यूनिक क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम लोग टॉप 100 साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके 2022 एग्ज़ाम पॉलिटेक्निक तथा आईटीआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ अन्य सभी एसएससी एनडीए एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में आपका साइंस से क्वेश्चन रहता ही है और साइंस के इसमें टॉप हम लोग 100 क्वेश्चन को की सीरीज़ हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें का पहला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो आकाश का रंग नीला हमें दिखाई देता है प्रकाश के परिकिरण कारण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के परिकिरण कारण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिक कदम से कदम मिलाकर ना चलने को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। आपका ऑप्शन भी हो जाएगा। जब सेना जो है पुल पर चलती है ना, तो उसको कहा जाता है कि जो कदम से कदम मिला के ना चले। जैसे जैसे वो परेड करते हैं ना, परेड में चलते हैं, वैसे वो ना चले, क्योंकि वैसे चलेंगे तो जो है उनके पैरों के द्वारा जो अनुनाद उत्पन्न होना, ध्वनि से अनुनाद उत्पन्न होगा, तो इस कारण जो है पुल जो है टूट सकता है, इसलिए वो उनको मना कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपरिवर्तित रहती है। कहने का मतलब है, जब ध्वनि जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहती है? देखिए, तो जब ध्वनि जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका चाल और आयाम और तीव्रता बदल जाता है, लेकिन उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। तो क्या अपरिवर्तित रहती है? तो आवृत्ति। देखिए, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको अगला क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि का कारण क्या है? जब इसे प्रतिध्वनि का कारण क्या है, तो प्रतिध्वनि का आपका कारण क्या है? प्रकाश का परावर्तन। ऑप्शन में हो जाएगा, सॉरी, प्रतिध्वनि कारण जो है आपका प्रकाश का जो है आपका परावर्तन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्यों? देखिए, स्टील की गोली पारे में तैरता है क्यों? देखिए, पारा का घनत्व तो अधिक रहेगा तब ना स्टील की गोली को डूबने देगा। मतलब कि स्टील की गोली हल्का होगा तो वही होगा आपका पारे के घनत्व स्टील के घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि पारे के घनत्व स्टील के घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है। कहने का मतलब स्टील का घनत्व जो है पारा के घनत्व से कम होता है, इस कारण में तैरता है, तो इसलिए हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ क्या होता है? स्त्रियों की आवाज़ की जो है आवृत्ति अधिक होती है। ऑप्शन में हो जाएगा। देखिए, स्त्रियों की आवाज़ जो है ना, उसकी तारत्व और आवृत्ति अधिक होती है, इस कारण स्त्रियों की आवाज़ जो है पतली होती है, और पुरुषों की आवाज़ जो है तारत्व और आवृत्ति कम होती है, इस कारण उसकी आवाज़ जो है मोटी होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की तुलना में पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ जो है आवृत्ति अधिक होती है। आपका ऑप्शन में हो जाएगा, आवृत्ति अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो तारों व सूर्य से ऊर्जा कैसे निकलता है? तो आपकी नाभिकीय लाइन द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नाभिकीय लाइन जो है तारों से ऊर्जा निकलता है या सूर्य से निकलता है, नाभिकीय लाइन द्वारा, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष द्वारा मापा जाता है। प्रकाश वर्ष द्वारा क्या मापा जाता है? तो आपकी खगोलीय दूरी को मापा जाता है। और यह भी पूछ सकता है आपकी प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो आपकी दूरी की इकाई है, याद रखिएगा। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो याद रखिएगा 9.46 गुने 10⁻15 मीटर, ये भी याद रखिए। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। अब प्रकाश वर्ष किस चीज़ का मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। और प्रकाश वर्ष क्या मापता है? तो खगोलीय दूरी का मापता है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खगोलीय दूरी का मापता है। अगला क्वेश्चन देखते हो। अगला क्वेश्चन है, 1 नैनो सेकेंड में होता है। तो 1 नैनो सेकेंड में क्या होता है? तो 1 नैनो सेकेंड में 10⁻9 सेकेंड होता है, याद रखिए। नैनो मतलब 10⁻−9 होता है। देखिए, 10⁻−9 किस में है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी है 10⁻−9। ऑप्शन नंबर बी है 10⁻+9 होता है। देखिए, तो क्या अगर 1 नैनो सेकेंड में 10⁻−9 होता है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो देखिए, ग्रहों की गति का नियम जो आपका केपलर ने दिया था, याद रखिए। ग्रहों का गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था। और किसने नियम दिया था? अब ये भी पूछा जाए कि कितने नियम दिया था, तो मतलब कि कई गो नियम दिया था? तो ग्रहों की गति का नियम आपको केपलर ने दिया था। वो कई गो नियम दिया था? तो 3 गो नियम दिया था। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने 3 गो नियम था। वो किसके मतलब कि दिया था? किसके मतलब की सहायता से दिया था? देखिए, तो टाइको ब्राहे थे ना, एक अध्ययन किए थे ग्रह के बारे में, तो उसी का अध्ययन करके ना केपलर ने अपने ग्रहों की गति का नियम दिए। तो उसमें जो है टाइको ब्राहे का सहयोग बहुत बड़ा है, याद रखिए। लेकिन यहाँ पे ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो केपलर ने, याद रखिएगा।
किसका अध्ययन करके? तब टाई को बढ़ावे के द्वारा, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में किसी भी तरह घुमा सकता है, तो देखिए आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप एक भी बार पढ़े होंगे ना, तो आप जब क्वेश्चन आएगा तो उसको आराम से एकदम सही मार दीजिएगा। इसलिए देखिए, इसलिए जो पढ़िए तो एकदम दिल से पढ़िए, क्योंकि भाई कोई भी एग्जाम देना तो उसमें अच्छा रैंक आना एकदम जरूरी है। क्योंकि लोग देखिए, लोग जो है आपकी जो है हैसियत पूछते हैं, आपके लोग आपसे मिलेंगे तो आपकी खैरियत नहीं, लोग आपसे हैसियत पूछेंगे, इसलिए पढ़ना एकदम जरूरी है, क्योंकि आपको हैसियत अच्छा बनाने के लिए आपको पढ़ना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिफ्ट में व्यक्ति का भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है जब लिफ्ट, देखिए जब लिफ्ट में लिफ्ट का भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है। क्यों? जब नियत वेग से ऊपर जाती है ना, जब नियत वेग से ऊपर जाएगी तो त्वरण होगा नहीं, और त्वरण नहीं होगा तो लिफ्ट में भार बढ़ेगा नहीं। नीचे की ओर त्वरित होती है ना, तो नीचे की ओर त्वरित होगी तो घटेगा। नियत वेग से नीचे आती है ना, गलत बात है। देखिए ऑप्शन नंबर डी है, ऊपर की ओर त्वरित होती है। देखिए जब लिफ्ट में स्थित वस्तु के भार से कब अधिक होगा? जब वस्तु ऊपर की ओर त्वरित होगी। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊपर की ओर त्वरित होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए ऊपर की ओर वेग नीचे नियत वेग से जाएगा तो नहीं होगा। देखिए क्योंकि ऊपर देखिए क्या होता है, जब उसमें का भार कैसे निकालते हैं, mg प्लस में m निकालते हैं। देखिए जब ऊपर की ओर जाएगा तो क्या होगा, m जीरो हो जाएगा तो भार बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो जी चेंज होना चाहिए ना। तो सॉरी ए यहाँ पे ए भी ए का होगा जीरो हो जाएगा, जी भी जीरो हो जाएगा, त्वरण जीरो है, इसलिए जो है त्वरित होना चाहिए। आपका ऑप्शन डी होगा, ऊपर की ओर जब त्वरित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो क्या होगा? तो देखिए यदि किसी वस्तु का वेग, देखिए p बराबर क्या होता है, mv होता है, mv होता है संवेग बराबर, और गतिज ऊर्जा का 1/2 mv स्क्वायर होता है। देखिए mv स्क्वायर हो गया तो क्या वेग दुगुना करेंगे तो संवेग दुगुना हो जाएगा, सही बात है। और गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि v का स्क्वायर होता है, तो दुगुना करेगा 4 गुना हो जाएगा, मतलब ए और बी दोनों सही है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर दिया होगा, ए और बी दोनों सही है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी है, ए और बी दोनों सही है। देखिए जब किसी वस्तु का वेग को दुगुना करिएगा ना, तो उसका संवेग भी दुगुना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा भी दुगुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? देखिए पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है आपका अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पहाड़ पर चलता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है अस्थायित्व बढ़ाने के लिए, मतलब कि वो उसका पैर जो है उस पहाड़ से बना रहे और वो जो व्यक्ति को थकान कम हो, व्यक्ति जो है गिरे नहीं और आसानी से चल सके, इसलिए अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तब क्या होता है? देखिए जब तो कोई नाव है, नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होता है? देखिए तो नदी का घनत्व जो है समुद्र के घनत्व से कम होता है, और समुद्र का घनत्व अधिक होता है। कहने में घनत्व अधिक है तो क्या होगा, तो कौन चीज़ को ऊपर डालेंगे तो क्या होगा, वो डूबेगा नहीं, थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा, तो वही होता है थोड़ी ऊपर उठ जाएगी। देखिए जब नाव जो है नदी से समुद्र में जाएगा तो उसका तल जो है थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, मतलब कि नाव जो है थोड़ा कम। देखिए मतलब कहने का मतलब ही नाव है, इस तरह हेंगा पानी है, ठीक है, क्या हैंगा पानी है तो क्या होगा, जब इस तरह पानी यहाँ तक जो है ले लिया हुआ है, और वही क्या होगा, अब जब समुद्र में जाएगा तो नाव की ऊंचाई बढ़ जाएगा, तो वही होगा थोड़ा तल ऊपर उठ जाएगा। आपका ऑप्शन में ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो देखिए जब दाब बढ़ाइएगा ना तो बर्फ का गलनांक जो आपका घटता है। आपका ऑप्शन में ये हो जाएगा, दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक घटता है, ऑप्शन में ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की छोटी छोटी बूंद गोल होती है, क्यों? देखिए वर्षा की बूंदें कहने का मतलब गोलाकार होती है, क्यों? तो वर्षा की बूंदें जो है पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है, ऑप्शन बी। वर्षा की बूंदें जो है गोल होती है, पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? देखिए तो जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है, तो जब बर्फ पिघलती है ना तो उसका आयतन घटता है। देखिए जब बर्फ पिघलेगी तो उसका आयतन घटेगा, और जब बर्फ जो है जमेगी ना तो उसका आयतन बढ़ जाता है। देखिए जो वही कारण है ना कि ठंडी वाले दिनों में जब बर्फ जो होता है, ठंडी वाले दिनों में पाइप में जो है पानी रहता है, तो जब पानी जमता है, बर्फ बदलता है ना, तो वो पाइप फट जाता है। क्यों? क्योंकि जब पानी में रहता है तो उसका आयतन जो है थोड़ा आयतन जो है ठीक ठाक रहता है, लेकिन वही उसका जब बर्फ बनता है ना तो उसका आयतन बढ़ने लगता है, जिसका पाइप जो है फट जाता है। वही कारण है, जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन घटेगा, और बर्फ जमेगा तो उसका आयतन बढ़ेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक निम्न दिशाओं की ओर संकेत करता है। तो देखिए जब हम चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं ना तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकता है। ऑप्शन में हो जाएगा, स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है। आपका ऑप्शन में ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रंगीन टेलीविजन में प्रयुक्त होने वाला रंग कौन है? तो रंगीन टेलीविजन में प्रयुक्त होने वाला रंग लाल, नीला और हरा। देखिए लाल हीरा, देखिए RGB होता है, RGB कहने का मतलब रेड
बी मतलब ब्लू, जी मतलब कि ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा। तो वही होता है आरजीबी जो रंग है ना, लाल हरा नीला, जो आपका प्राथमिक रंग है, यही जो है रंगीन टीवी में होता है, और इसी रंग को जो है कॉम्बिनेशन से दूसरा रंग प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हवाई जहाज में फाउंट पेन से स्याही बाहर निकल जाती है, क्यों? तो देखिए जब हवाई जहाज में क्या होता है, हवाई जहाज में जब वो रहते हैं व्यक्ति, तो क्या होता है ऊंचाई बढ़ता है, तो ऊंचाई बढ़ता है ना तो दाब घटता है, याद रखिए। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ दाब, वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसी कारण जो है इस फाउंट पेन से जो है पेन स्याही गिर जाता है। आपका ऑप्शन में ये हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन, सॉरी इधर क्वेश्चन छूट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है किसी वस्तु में समय की माप 24.9 प्लस माइनस 0.2 सेकंड दी गई है। 2 सेकंड। इस प्रयोग में समय के मापन में बढ़ती अनिश्चितता कितनी होगी? तो अनिश्चितता होगी 0.8 होगा। क्यों? क्योंकि देखिए अनिश्चितता कहने का मतलब आपके क्या होता है 0.2 जो दिया गया है, उसके बाद में जो कितना दिया माप किया गया 24.9 गुने 100 करिएगा तो आपका 0.8 हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 4 पिकोमीटर है, तो नैनोमीटर में इसका मान कितना होगा? तो देखिए 40 है तो 40 लीजिए, 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है? तो 10⁻12 होता है। ठीक है, 12 कर लीजिए। नैनोमीटर में बदलना है तो देखिए नैनोमीटर में बदलना है तो आपको क्या करना है, तो गुने 10⁻9 करना पड़ेगा। इसकी देखिए बाट्टा में डालेंगे 10⁻9 तो ऊपर जाकर 9 हो जाएगा +9। तो देखिए यहाँ पे घटाएंगे तो कितना होगा? 10⁻3 होगा। तो देखिए यहाँ पे हो सकता है 40 गुने 10⁻3। तो देखिए यहाँ पे एक और जीरो के यहाँ पे खत्म करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 4 गुने है 10 हो जाएगा, गुने फिर 10⁻3 होगा तो क्या होगा 10⁻2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 गुने 10⁻2 हो जाएगा नैनोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 मीटर पर सेकेंड की 25 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलिए। देखिए तो क्या करते हैं 25 किलोमीटर को किलोमीटर पर घंटा बदलने के 18/5 से गुना करा देते हैं। तो 5 से करेंगे तो 5 25 तो 18 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन में हो जाएगा। 25 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटा बदलेंगे 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ऑप्शन में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक शक्ति उत्पादन केंद्र में 10⁻12 किलोवाट शक्ति का उत्पादन होता है, तो कि मेगावाट में कितना होता है? देखिए क्या हो रहा है, तो 1 किलोवाट में कितना होता है हम लोग का 10⁻3 होता है, तो 10⁻3 गुने 10⁻12 करेंगे 10⁻15 हो जाएगा। 10⁻15 में 10⁻6 से भाग देंगे, आपका 1 मेगावाट कितना होता है 10⁻6, तो आपका 10�9 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर कितना है 10�9 आपका मेगावाट, क्योंकि 10⁻6 ऊपर चला जाएगा 15 में से तो घट जाएगा 9, तो इसलिए हो जाएगा 9। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है रवि ने अपने मित्र से कहा कि उसका घर मुख्य डाकघर से 1 किलोमीटर दक्षिण की ओर है। उसके द्वारा तय की गई दूरी और मुख्य डाकघर से उसका विस्थापन ज्ञात करी जहाँ से रवि पहुंचा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, उसका घर जो दक्षिण की तरफ है, सही बात है। तो क्या है वो डाकघर से दक्षिण की ओर चल रहा है, तो उसका विस्थापन क्या होगा, विस्थापन भी 1 किलोमीटर होगा, दूरी भी 1 किलोमीटर होगा, इसलिए ऑप्शन में हो जाएगा दक्षिण की ओर जो है 1 किलोमीटर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है बॉक्साइड अयस्क है। बॉक्साइड किसका अयस्क है? तो बॉक्साइड आपका एल्युमिनियम का अयस्क है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बॉक्साइड आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हीरा कार्बन का डैश। तो हीरा कार्बन का क्या है? तो हीरा कार्बन का अपरूप है, ऑप्शन में हो जाएगा। कार्बन का कितना अपरूप है? तो कार्बन 2 अपरूप है, एक हीरा होता है, दूसरा का होता है ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट। तो हीरा जो है कार्बन का अपरूप है, ऑप्शन में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पीच ब्लेंडी अयस्क है। तो पीच ब्लेंडी किसका अयस्क है? तो पीच ब्लेंडी आपका रेडियम का अयस्क है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीच ब्लेंडी रेडियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भारी जल का अनुभार कितना है? तो याद रखिएगा भारी जल का अनुभार कितना होता है आपका 20 होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारी जल का अनुभार जो होता है 20 होता है। भारी जल का सूत्र क्या होता है आपका? तो D2O होता है, याद रखिए भारी जल का सूत्र क्या होता है D2O होता है, और इसका अनुभार कितना होता है आपका 20 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्तसारणी आधारित है। आधुनिक आवर्तसारणी किस पर आधारित है? तो आधुनिक आवर्तसारणी जो है आपका परमाणु क्रमांक पर आधारित है। कहने का मतलब कि परमाणु संख्या पर जो है आधारित है। और जो आवर्तसारणी किस पर आधारित है पूछा जाए केवल आवर्तसारणी, तो आपके परमाणु भार पर आधारित है, लेकिन आधुनिक आवर्तसारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वेल्डिंग में निम्न गैसों का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग में आपकी एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस का प्रयोग वेल्डिंग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिनेबार निम्न का अयस्क है। सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार जो आपके पारा का अयस्क है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिनेबार जो आपके पारा का अयस्क है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 है आतिशबाजी में हरा रंग निम्न की उपस्थिति कारण होता है। आतिशबाजी में हरा रंग जो है आपके किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आतिशबाजी में हरा रंग तो आपके बेरिलियम की उपस्थिति कारण होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बेरियम कारण जो है आतिशबाजी का रंग हरा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्नेलाइट में निम्न अयस्क होता है। कार्नेलाइट में जो आपके
कौन से अयस्क का प्रयोग किया जाता है, तो आपका मैग्नीशियम हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। और कार्बोनेट लाइट में जाकर मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है। मैंने और ये भी पूछ सकता है मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो याद रखिएगा मैग्नीशियम के परमाणु संख्या 12 होता है। इसका संकेत क्या होता है, Mg होता है, याद रखिएगा। और यहाँ पे पूछ सकता है सिल्वर का परमाणु संख्या कितना होता है, तो सिल्वर का परमाणु संख्या 27 होता है। इसका संकेत क्या होता है, तो Ag होता है, याद रखिएगा। और जस्ता का परमाणु संख्या कितना होता है, तो इसका 30 होता है और इसका संकेत Zn होता है। अब पारा का परमाणु संख्या कितना होता है, 80 होता है। इसका संकेत क्या होता है, Hg होता है। सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका हंसाने वाली गैस कौन सी है, तो आपकी नाइट्रस ऑक्साइड जो आपकी हंसाने वाली गैस है, ऑप्शन में हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाली हाइप्रोबिलियन में रासायनिक नाम क्या है, तो आपके सोडियम थ्रायोसल्फेट, आपका ऑप्शन में सी हो जाएगा। फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइप्रोबिलियन रासायनिक नाम जो है सोडियम थ्रायोसल्फेट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कपूर को निम्न विधि से शुद्ध किया जाता है। कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है, तो देखिए कपूर को आपको ऊर्ध्वपातन विधि से शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन में हो जाएगा कपूर को आपका ऊर्ध्वपातन विधि से शुद्ध किया जाता है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, देखिए तो ऊर्ध्वपातन में ना जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है ना, तो वह ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। उसी पदार्थ जो पदार्थ बदल जाता है ना, उसी को हम लोग ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं और एक घटना ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो वही बात है, ऊर्ध्वपातन को हम लोग कपूर को हम लोग ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा जो है शुद्ध किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सोडियम को रखा जाता है। सोडियम किस में रखा जाता है, तो सोडियम का आपका मिट्टी के तेल में रखा जाता है। आपको ऑप्शन नंबर सी होगा, सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और सोडियम का परमाणु संख्या कितनी होती है, याद रखिएगा। सोडियम का संकेत 11 होता है और इसकी परमाणु संख्या 11 होता है और इसका संकेत Na होता है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, इसका संकेत Na होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लोहा प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है, तो लोहा जो है प्रचुर मात्रा में हरी सब्जी में पाया जाता है। ऑप्शन बी, लोहा जो है प्रचुर मात्रा में कहने का मतलब आयरन जो आपकी प्रचुर मात्रा में जो है आपकी हरी सब्जी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एनीमिया निम्न प्रकार की कमी से होता है। एनीमिया किसके कमी के कारण होता है, तो एनीमिया रोग जो आपकी आयरन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयरन की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अमलगम है। अमलगम आप क्या है, आपका अमलगम एक प्रकार का क्या है, तो इसका क्या हो, अमलगम जो है एक मिश्र धातु है जिसमें पारा होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमलगम एक प्रकार का मिश्र धातु है जिसमें पारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सदा मुक्त अवस्था में पाई जाती है। मुक्त अवस्था कहने का मतलब है धातु जब नॉर्मल पाया जाता है लेकिन किसी भी तत्व से अभिक्रिया नहीं करता है और उस पर जंग उंग नहीं लगता है, तो आपका सोना जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है, उस पर जंग उंग नहीं लगता है। अब देखिए सोने का परमाणु संख्या कितना होता है, तो याद रखिएगा 79 होता है सोने का परमाणु संख्या। और इसका संकेत क्या होता है, तो Au होता है, याद रखिएगा। और यूरेनियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 92 होता है। इसका संकेत क्या होता है, U होता है। ये सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वायुयान के टायरों में भरे जाने वाली गैस कौन सी है, तो वायुयान के टायरों में आपकी हीलियम गैस भरी जाती है। ऑप्शन नंबर सी, हीलियम गैस जो है बहुत ही हल्की गैस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने में काम करता है, तो आपके हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आपका ऑप्शन बी है। पुराने तैल चित्रों को रंगों को फिर से उभारने के लिए हाइड्रोजन पेरोसल्फाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टार्च को मोल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन है। स्टार्च को मोल्टोज में आपके परिवर्तित करने वाला एंजाइम आपका कौन सा है, तो आपका इनवांटेज है। आपका ऑप्शन में जो है इनवांटेज, ऑप्शन में हो जाएगा जो है स्टार्च को मोल्टेज में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से आपका क्या पाया जाता है डायनामाइट में, तो आपके नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। ऑप्शन सी नाइट्रोग्लिसरीन आपके डायनामाइट में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिरके में पाया जाता है, तो सिरके में क्या पाया जाता है, आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगर एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो आपका CH3COOH होता है, आपके एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है और ये सिरके में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो H2SO4, सारे चीज़ याद रखिएगा। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, ACOOH जो आपका फॉर्मिक सूत्र होता है। और नाइट्रिक अम्ल का NHO3 जो आपके नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है, सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों के संरक्षण में प्रयोग किया जाता है, तो खाद्य पदार्थों के आपके संरक्षण में किसका आपका उपयोग किया जाता है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में तो आपका किसका प्रयोग किया जाता है, बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका प्राकृतिक रबर के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रबर के संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपके आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपके सल्फर का प्रयोग किया जाता है। सल्फर, ये भी याद रखिएगा। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसका प्राकृतिक रबर को वल्नीकरण में सल्फर का प्रयोग किया जाता है। और ये लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, प्राकृतिक रबर में किसका संश्लेषण किया जाता है, वो है आइसोप्रीन, आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला
क्वेश्चन है पॉलीथीन प्राप्त होता है। पॉलीथीन जो आपके किससे प्राप्त होता है, तो आपके एथीन के बहुलीकरण से। ऑप्शन नंबर सी एथीन के बहुलीकरण से। कैसा लगा वीडियो में कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबा ले, ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस चैनल पे आपको बिहार ITI पॉलिटेक्निक के साथ साथ अन्य SSC NDA सारे एग्जाम की जो तैयारी जो है इस चैनल पर कराई जाएगी। अब तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। धन्यवाद।